मैं सच कह रहा हूँ सुंदरी, कुछ नहीं बदला है। और बदलने को बाकी क्या रह गया? मैं अब भी तेरा हूँ सुंदरी, तू अब भी मेरी है। हाथ छोड़ मेरा। मैं अपने दिल की कसम खाकर बोलता हूँ सुंदरी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जा, वहीं जा और मरने दे मुझे मेरे हाल पे। मैं कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़कर, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ सुंदरी। ओह, तो सुन ले, तू यहीं आएगा मुझसे मिलने रोज रात को, और नैनीताल मैं भी चलूंगी। मैं तुझसे मिलने आऊंगा, जरूर आऊंगा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता सुंदरी, मगर नैनीताल। क्यों? पानी फिर गया सारे प्यार पे साले। सुंदरी जा, तू क्या निभाएगा वादा? मैं जा रही हूँ। सुंदरी तू कहीं नहीं जाएगी, तू जो कहेगी मैं करूंगा। तू मेरी जान है सुंदरी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता सुंदरी। कन्हैया, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। सुंदरी कन्हैया के मकान में किराएदार थी, वो और उसकी मां। मकान की छत सुंदरी और कन्हैया का रोजाना का मिलन स्थल थी, मगर वो रात और रातों से थोड़ी अलग थी। तो आज भी नहीं माना? अब जाने दो ना जी, कल बात कर लेना। अरे कल कल करते करते बात यहाँ तक कान पहुंची है। ये बोलो ना, सारे मोहल्ले को जगाना है क्या? क्यों बाप बेटा थू थू करवाने पर तो ले, कल बात कर लेना। अरे कन्हैया तुम जाओ ना अपने कमरे में। मीना लाल और कन्हैया सेठ के परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। लाल साहब ने शादी में 2.5 लाख रुपए बतौर दहेज दिया था, लेकिन नकद नहीं। मीना ने कन्हैया की उसके प्रति बेरुखी का यही कारण समझा। एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद लाल परिवार को कन्हैया और सुंदरी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगली रात जब वो फिर छत की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा है? आपको मालूम तो है। जा अपने कमरे में बहू के पास। बहू है वो आपकी। और तेरी है वो जो छत पर तेरा इंतजार कर रही है। साली न जात की न रूप रंग की। अरे उसे तो मैं अभी घर से बाहर निकालता हूं। निकाल के देखो जरा। अरे कन्हैया तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मालूम भी है कितना दिया उन्होंने, कितना? शादी भी मैंने उसी के लिए की है। अरे इतनी पढ़ी लिखी बीवी तुझे मिलेगी तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और कितना मुनाफा होने वाला कारोबार में तुझे। कारोबार मैं चला रहा हूं, घर मैं संभाल रहा हूं, सारे कर्ज मैं उतारे हैं। अगर मेरी जिंदगी में किसी ने टांग अड़ाई ना तो क्या? आ गया? नई नवेली बीवी के मजे ले रहा था। देख सुंदरी, अपनी जुबान को लगाम दे। वाह, एक ही दिन में आंखें बदल गई। ज्यादा पसंद आ गई क्या? देख मैं दोबारा बोल रहा हूं। अरे जा, तू क्या बोलेगा? नई औरत के मिलते ही पुरानी वाली बासी लगने लगती है। चुप साली। मीना 2 दिन बाद ससुराल से आई। उसके चेहरे पर मुस्कान तो वही थी, लेकिन कहीं कुछ बदल गया था। वो मां से बातें करते करते चुप हो जाती थी। छोटी बहन के साथ खिलखिलाते हुए अचानक कहीं खो जाती।
और कोशिश करती कि वो अपने पिता के सामने कम से कम पड़े, जिनकी वो सबसे ज्यादा लाडली थी। मीना, मीना, क्या हुआ बेटे? सच सच बता, क्या बात है बेटे? मैं गुम खड़ी थी, वो सामने पतंग है ना, उसको देख रही थी। वो एकदम आप आ गए, इससे चौंक गई। नीरू आ गई कॉलेज से? अरे नीरू आएगी तो सबसे पहले सीधा यहीं आएगी ना। शादी के एल्बम में सब लोग पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, बड़ी सुंदर है, शादी हो गई या नहीं? मैंने कहा ना तो हुई है और ना ही करने का इरादा है। अभी तो वो पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी और फिर। मीना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटे। कुछ नहीं पापा। ये लो एक और नैनीताल की टिकट। वैसे तुम दोनों के टिकट तो मैं पहले ही भेज चुका हूं, फिर एक और टिकट किस लिए चाहिए थी? और ये सुंदरी कौन है? उनकी मुंह बोली बहन, बोल रही थी कि साथ चलेगी। तुम दोनों के हनीमून में कोई और साथ चलेगा? मैं कुछ समझा नहीं बेटे। पापा, अभी तो मैं उस घर में नई हूँ और सब कुछ समझने में देर तो लगेगी ना। अभी तो मैं सबसे ठीक से मिली भी नहीं। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, जरा पानी दीजिए जल्दी से, मीना को चक्कर आ रहे हैं। मीना को उसके फैमिली डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने थकावट बताते हुए मीना को कुछ दवाइयां दी और वो वापस अपने घर आ गई। अगले दिन जब वो वापस ससुराल पहुंची तो कन्हैया दुकान पर था, सुंदरी ऑफिस गई हुई थी। मीना ने खामोशी से वो एयर टिकट अपने ससुर को दे दिया। तूने सुंदरी का एयर टिकट बाबूजी को दे दिया? हाँ। मैंने तुझसे कहा था मुझे देना। आप थे नहीं। रात तक इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको दिया उनको दिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क? ठहर, तुझे अभी फर्क समझा देता हूं। सुंदरी, क्या बात है? इसको जानती है? शादी में देखा था। ये सुंदरी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुंदरी है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ये भी हमारे साथ जा रही है, इससे पहले कि तुझे कोई और बताए। बाबूजी को ये बात मालूम है? मालूम है, सबको मालूम है। इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूं, समझी? तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो की और कान खोल के सुन ले, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? मैं अपने पापा के घर जाना चाहती हूँ। पापा की धौंस दिखाती है? कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। अरे देख, कन्हैया भैया की आवाज है, चल चल कर देखते हैं। अरे यार, माँ जाग जाएगी। बस बेटा, इतना ही दम है तेरे में, चल चल देखते हैं। आजा। चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहीं नहीं जाएगी। कन्हैया, इसका भी बंद कर। कहीं नहीं जाएगी तू। सुनती हो? अरे सुनती हो? मुझे तो एक भैया की आवाज लग रही है। अरे अब आप तो सो जाइए ना। मियाँ बीबी आपस में नहीं लड़ेंगे तो क्या गैरों से लड़ेंगे? जाने किस मनूस घड़ी में पैदा हुआ था ये सत्यानाशी। दुखी हो गया मुझसे। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अनिल, ज्यादा मजा आता है दूसरों के घरों में झांकने में, हाँ? चलो वापस आओ। क्या हो रहा था वहाँ? कुछ नहीं। बाबूजी, मीना को कुछ हो गया है। क्या हो गया मीना?
उसको दौरा जैसा कुछ पड़ रहा है और मुंह से झाग आ रहा है। आप लोग आइए। आइए, चुप चुप देखिए। चुप। क्या हुआ बेटा? बहू, क्या हुआ? अरे मैं कह रहा था संभल जा संभल जा संभल जा। बुढ़ापे में मुंह काला करना था तो कर दिया। देख अरे क्या कर रहे हो जी? पहले डॉक्टर को तो बुलाओ। डॉक्टर ने कुछ नहीं करना है। देख तूने क्या कर डाला। देख मैंने क्या किया है? मैं तो करीब 12 बजे छत पर चला गया था सोने के लिए। करीब 5 बजे आंख खुली तो मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया, मीना ऐसे ही सजी हुई थी, उसको दौरे पड़ रहे थे। मैं घबरा कर आप लोगों को बुलाने चला आया। सेठ ने दुनिया देखी हुई थी। बात बिगड़ने के डर से उन्होंने सबसे पहले अपने वकील को बुलवाया। उसके बाद लाल साहब के घर खबर दी गई। नीरू, मीना बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मम्मी पापा जल्दी आइए, दीदी को कुछ हो गया है। मीना बेहोश हो गई है। मैं यही बताने के लिए आया हूँ। आप लोग जल्दी चलिए आइए। अरे आइए। डैडी प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। क्या हो गया? मेरी बच्ची को देखो जाके। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। उठा नहीं जा रहा। दीदी क्या हुआ? जल्दी करिए ना, अस्पताल ले जाना होगा। अरे अस्पताल का है, हमें तो लगा इससे कोई दौरा वोरा पड़ा है और क्या है। अरे आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हालत हो रही है? दीदी, पापा, डॉक्टर, क्या हुआ है मीना को? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक वकील हूँ और यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। सेठ साहब, आपने अभी तक डॉक्टर तक नहीं बुलाया? मीना मर चुकी थी। लाल साहब इस बात से सख्त हैरान थे कि अभी तक मीना को अस्पताल ले जाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, या डॉक्टर से पहले सेठ ने अपने वकील को क्यों बुलवाया। उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर वाधवा को बुलवाया, जिन्होंने एक दिन पहले ही मीना का चेकअप किया था। साल हो गए, लेकिन इस बच्ची की मौत सुबह 5 बजने के कम से कम 2-3 घंटे पहले हो चुकी है। देखिए हम सच बोल रहे हैं साहब। सुबह 5 बजे जब कन्हैया छत से नीचे उतर के आया तो उस वक्त इसको दौरा पड़ रहा था। वो तो खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम हो जाएगा। लाल साहब, आप पुलिस को बुलाएं। पुलिस? देखिए डॉक्टर, देखिए ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है, पुलिस की क्या जरूरत है? मेरी साली दीदी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है ना, तो देख लेना आप सब। आप जाइए, पुलिस को बुलाइए। सच्ची में अम्मा, वो जो रहती है ना वहाँ सुंदरी, वो और कन्हैया भैया और तीसरी वाली रो रही थी। तुम दोनों गए क्यों थे वहाँ? मरने के लिए? हाँ? अगर अब घर से बाहर कदम निकाला तो टांग तोड़ दूंगी, समझे? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी अचानक कैसे मर सकती है? वो बीमार नहीं थी और कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर लाल? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए लाल साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है गड़बड़ की सिर्फ 3 वजह हो सकती हैं, सर, चोरू या जमीन। यहाँ पर ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने मीना के गले पे खरोचों के निशान देखे। अरे सेठ साहब, सर आप लोग बाहर जाइए।
इंस्पेक्टर बग्गा ने ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स लिए और ना ही मीना की लाश की तस्वीरें खींची। उसने जोर दिया कि डॉक्टर वाधवा समेत सब लोग कमरे से बाहर चले जाएं, जिससे वो मीना के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सके। ये पुलिस इंस्पेक्टर अंदर क्या कर रहा है और वो लोग उससे क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई लाल साहब, मुझे तो इस मामले में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। अब सब कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मालूम चलेगा। सेठ साहब आप चलिए। आप नहीं लाल साहब। हम सब जरा कमरे को शिफ्ट कर देना। जी सर। पोस्टमार्टम डॉक्टर रावत ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्टमार्टम के पहले वो मीना की मौत वाली जगह देखना चाहेंगे, और वो भी अकेले इंस्पेक्टर के साथ। डॉक्टर वाधवा, डॉक्टर लाल और नीरू ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि एक डॉक्टर का मौका वारदात को देखने पर जोर देना बहुत ही अजीब बात थी, और इसे पोस्टमार्टम के और आगे खिसकने का अंदेशा था, जबकि मीना के मौत के सिम्टम्स अभी ताजा थे। इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर लाल ने अपने एफआईआर में क्या लिखवाया है? यही कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद थी, बीमार नहीं थी और उसकी मौत यूं नहीं हो सकती थी। मौत नेचुरल नहीं। लगा ये डॉक्टर लाल बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनकी बेटी सेहतमंद थी? मुझे तो लगता है वो कुछ छुपा रहे हैं। शायद मीना की कोई बीमारी हो। जब तक डॉक्टर रावत वापस आए और उन्होंने पोस्टमार्टम किया, तब तक शाम के 5 बज चुके थे, यानी मीना के मौत के करीब 12 घंटे बाद। और मौत के 12 घंटे बाद यह पता लगाना नामुमकिन था कि मीना की गर्दन पर खरोंचों के निशान मौत से पहले के थे या बाद के। मैंने सारी संभावनाएं देख ली, उसका पेट बिल्कुल खाली है। ये एक नेचुरल डेथ है। वो अचानक दिल के दौरे से मरी है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में सिंकोपी कहते हैं। मनवंतर अष्टाविंशति तमे जुगे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे। इस नई दुल्हन की रहस्य भरी यकायक मौत ने शहर में सनसनी फैला दी। सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में इसका जिक्र किया गया। कोई भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था, और सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि लाल साहब को कुछ भी करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। मगर इसके साथ ही सेठ परिवार और सुंदरी से संबंधित अफवाहें भी धीरे धीरे मुंह खोलकर बाहर आने लगी थी, और लाल परिवार के कानों में भी पड़ने लगी। असौ चाहते अद्य स्वर्गादि प्राप्त लोक प्राप्ति कामना अग्निदाह प्रतिज्ञा हम करी से इनके पति को आग देने के लिए बुलाइए। जाओ, मेरी बहन को तुम आग नहीं लगाओगे, नहीं दोगे तुम मेरी बहन को आग। पापा, वो ठीक कहती है, तुम मीना को आग नहीं दोगे, और अगर ऊपर ईश्वर है तो तुम भी नहीं बचोगे। डॉक्टर लाल मोहल्ले में लोगों से पूछताछ करने लगे कि उन्होंने मीना की मौत की रात कुछ देखा या सुना था, लेकिन सभी लोगों ने पराई आग में हाथ जलने के डर से अपने दरवाजे उन पर बंद कर दिए। इंस्पेक्टर, आपको मैं आधे घंटे से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रात मोहल्ले के लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना। आप एक बार मेरे साथ चल के मोहल्ले के लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर लेते? क्या बात करूं कि आपके दामाद का उस लड़की के साथ चक्कर था या नहीं, और अगर था मिस्टर लाल तो आपने एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं करवाया? इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज कराते हुए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा।
कन्हैया, क्या बात है? आज तू बहुत परेशान दिख रहा है। तू समझती नहीं है, पूरे मोहल्ले भर में थू-थू हो रही है, तुझे प्यार सूझ रहा है। मुझे तो तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। कहीं तेरा मन तो नहीं भर गया मुझसे? क्या बात कर रही है तू समझती क्यों नहीं है? मुसीबत में दिमाग से काम लिया कर, दिल से नहीं। तू 2-3 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? इसी बीच ये मामला भी ठंडा हो जाएगा और तू किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे जाने से और बातें बनेंगी। डॉक्टर लाल ने हिम्मत नहीं हारी और वो मीना की हत्या के सुराग की तलाश में भटकने लगे। और एक दिन उन्हें अनिल मिला, जो इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। उस रात कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच लड़ाई हो रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने छत से सब कुछ देखा था, वहाँ सुंदरी भी थी। अनिल, क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? चल अंदर। देखिए, बच्चा कुछ बता रहा था। अरे क्या कहेगा ये? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसकी मां उसे वहां से ले गई। सुनिए तो, लेकिन अब तक लाल साहब मीडिया से सिर्फ इसलिए बच रहे थे कि उनकी बेटी की मौत एक तमाशा न बन जाए, मगर अब उन्होंने ठान लिया था कि मीना के हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेस में यह मामला तूल पकड़ चुका था। एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आ चुकी थीं। प्रेस के बढ़ते दबाव और पब्लिक ओपिनियन के मद्देनजर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और ये बंद हो चुका केस दोबारा खुल गया। लेकिन तब तक अनिल और उसकी मां ये मोहल्ला छोड़ चुके थे। सेठ साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि कन्हैया को कुछ दिनों के लिए यहां से बाहर भेज दिया जाए। मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मैं चलता हूं। एक तो नई दिल्ली चला जा और अपने ठिकाने की खबर मुझे देते रहना। तब तक मैं तेरे दुबई के टिकट का इंतजाम करवाता हूं। और सुंदरी, अभी तुझे उसी की सूझ रही है। सारे घर में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला। कन्हैया के फरार होने की खबर अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पर छा गई। प्रेस और एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सेठ के परिवार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। घर घर जाकर की जाने वाली ये कैंपेन जोर पकड़ गई कि सामने आकर गवाही दो, गवाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरी ही बेटी नहीं थी, वो इस पूरे मोहल्ले की बेटी थी। इन्हीं गलियों में आप लोगों की उंगलियां पकड़कर ही वो बड़ी हुई। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ईश्वर न करे कल आप लोगों की बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो। मेरी बेटी को 3 दिन के बाद ही उसकी शादी की उसको मार डाला गया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, उसकी मौत की रात अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा सुना हो तो ईश्वर के लिए हमारी मदद कीजिए। इन सभाओं और जनता तथा प्रेस के गुस्से से सीबीआई पर मीना की मौत की गुत्थी सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा। सीबीआई की तरफ से यह केस भैरव सिंह को सौंपा गया। वो घर घर जाकर चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कन्हैया तक पहुंचने के लिए उसने सुंदरी का पीछा करना भी शुरू कर दिया।
ये सुंदरी नाम की लड़की आप ही के ऑफिस में काम करती है? जी हाँ। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, सीबीआई क्राइम ब्रांच। जी प्लीज बैठिए। देखिए, मैं इस लड़की के डेस्क और ड्रॉर की तलाशी लेना चाहता हूं। मगर बात क्या है? ये लड़की एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। मैं इसका टेबल देख सकता हूं? अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी इस आदमी को सुंदरी से मिलते जुलते देखा है? जी हाँ, ये अक्सर इसे यहां लेने आता है। एक बार तो ड्रिंक करके आ गया था और सुंदरी से ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करने लगा, जैसे वो इसकी बीवी लगती हो। बाद में मैंने सुंदरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया था। ठीक है, अब कभी ये दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं सुंदरी को नौकरी से निकाल रहा हूं। एनीवे, थैंक्स। सुंदरी को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जगह जगह नौकरी की तलाश में भटकने लगी। भैरव सिंह ने ख्याल रखा कि सुंदरी को कहीं नौकरी ना मिले। वो सुंदरी का लगातार पीछा करने लगा और एक दिन एक फोन करना है। कन्हैया और सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया। कन्हैया की जमानत नामंजूर कर दी गई, मगर सुंदरी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने से उसे शहर छोड़कर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और यह केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। मीना की मौत के करीब 9 महीने बाद सीबीआई ने उस वक्त के बेहतरीन लॉयर रघुवीर टंडन को अपना वकील नियुक्त किया। कन्हैया की तरफ से वकील थे बलदेव राठौर। कन्हैया ने सुंदरी के साथ किसी भी नाजायज संबंध को झूठा बतलाया। यह सरासर गलत है। शादी से पहले या उसके बाद सुंदरी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं रहा, और शादी में भी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो हमारी किराएदार थी। कन्हैया, मीना के पिता ने तुम्हारे खिलाफ यह इल्जाम लगाया है कि उस रात तुम और सुंदरी दोनों ने मीना से झगड़ा किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। क्या बकवास है ये? उस रात बहुत गर्मी थी, मैं छत पर सोने चला गया। मैंने मीना से भी कहा कि चल छत पर सोते हैं, वो मानी नहीं। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली, मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया तो देखा मीना पेट के बल लेटी हुई है और उसको दौरे पड़ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नीचे गया घबराकर और बाबूजी को बुला लाया। उन्होंने फिर आकर मीना को सीधे लिटाया। मीना किस हाल में थी? उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। और उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे? जी नहीं। ये झूठ बोल रहा है। उसकी गर्दन पर निशान थे, शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। इससे साफ जाहिर था कि मेरे पहुंचने से 2-3 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है, और यही वजह थी इन्होंने मेरी बेटी को दुल्हन की तरह सजा रखा था। हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मीना उस बीमारी से मरी जो लाल साहब ने हमसे छिपाई, एपिलेप्सी। और यही वजह थी कि लाल साहब ने अपनी बेटी की शादी में इतनी जल्दबाजी की। वो बिल्कुल ठीक थी, जल्दबाजी इनकी तरफ से थी, क्योंकि इनका लड़का उस लड़की के चक्कर में था जिसे ये फूटी आंख नहीं देखते थे। ये झूठ है। वो बीमार थी, उस रात भी उसने सोने से पहले दवाई ली थी। और सुंदरी के बारे में मैं बता चुका हूं, वो सिर्फ हमारी किराएदार थी।
मैंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की। इस सब के बीच भैरव सिंह ने सुंदरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देखो सुंदरी, ये साबित हो चुका है कि तुम दोनों के संबंध थे। उस रात क्या हुआ था, अब मुझे साफ साफ बता दो। देखो सुंदरी, उस रात की तुम्हारी सारी हरकतों का गवाह वो बच्चा अनिल भी। और जिस दिन वो बच्चा मिल गया ना, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगे तुम। उस रात 2 से 3 के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त तुम कमरे में थी? हाँ। और कौन था? मीना और कन्हैया। झगड़ा मीना और तुम दोनों के बीच हुआ था? हाँ, लेकिन मीना उस समय जिंदा थी। फिर मैं और कन्हैया छत पर सोने चले गए। सुबह 5 बजे कन्हैया नीचे आया। उसने मुझे आवाज दी। मैं जब नीचे गई तब तक मीना मर चुकी थी। कन्हैया बहुत डरा हुआ था। सारा तकिया खून और थूक से लथपथ था। उसने कहा मीना दौरे पड़ने से मरी है। कन्हैया के कहने पर मैंने मीना के कपड़े बदले, तकिए और चादरें हटा दी। बस उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन तुम लोगों ने उसका मेकअप क्यों किया? उसे इतना सजाया संवारा क्यों? क्योंकि उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। ओह, इसका मतलब मीना की मौत को तब तक 2-3 घंटे हो चुके थे। देखो सुंदरी, तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में कहनी होगी। लेकिन जब तक भैरव सिंह सुंदरी के नाम का वारंट लेकर पहुंचा, तब तक वो जा चुकी थी, न मालूम कहां। सुंदरी के जाने से कन्हैया के मर्डर करने का मोटिव जा चुका था। रघुनाथ टंडन के पास अब एक ही चारा बचा था कि मीना की मौत को अननेचुरल साबित कर दें। और एपिलेप्सी के फिट में आदमी उस तरह से नहीं चिल्लाता जैसा कि मीना चिल्लाई थी। उसके आसपास तमाम किस्म की दवाइयां पाई गई। उस रात भी उसने दवाई ली थी। हो सकता है ये उसी का रिएक्शन हो। उसका पेट खाली था योर ऑनर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है। और फिर उसकी गर्दन पर पड़े हुए निशानों के बारे में आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर बग्गा के अनुसार वो निशान उसकी गर्दन पर तब पड़े जब उसके घर वालों ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। यही पोस्टमार्टम के डॉक्टर रावत की भी रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम जानबूझकर मौत के 12 घंटे के बाद किया गया योर ऑनर। और तब तक ये पता लगाना भी मुश्किल था कि ये निशान मौत के पहले के हैं या बाद के। और इंस्पेक्टर बग्गा ने तो ना फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं योर ऑनर, और ना ही लाश की कोई फोटोग्राफ खींची है। और बिना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किए केस को बंद करवा दिया गया। जबकि डॉक्टर लाल बार बार ये कहते रहे हैं कि उस रात पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी है। इंस्पेक्टर बग्गा का बयान गलत साबित पाया गया। उसको अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया गया और यह केस शायद रहस्य ही बनकर रह जाता अगर इंस्पेक्टर भैरव सिंह को वो सबूत नहीं मिलता जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। अच्छा बताओ, तुम्हें वहां से सीधे नजर आ रहा है कन्हैया का कमरा? जी बिल्कुल, अभी वहाँ कोई नहीं है। और उस रात? मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा था। अनिल ही देखता रहा और अनिल ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? उस रात वो बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद वो और उसकी माँ मोहल्ला छोड़ के चले गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने उस रात कुछ सुना था? कोई आवाज? हाँ, एक लड़की की आवाज नहीं, 2 लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अच्छा हमें बताओ कि क्या सुना था, कैसी आवाज थी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भैरव सिंह को मालूम हो गया कि अनिल और उसकी माँ वापस लौट आए हैं और मोहल्ले वालों ने सेठ परिवार के डर से उन्हें छुपाए रखा। देखो डरते नहीं, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आराम से हमें बताओ कि उस रात तुमने क्या देखा। शाबाश। उस रात हम छत पर सो रहे थे। रात के करीब 2-3 बजे मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। मैंने रमेश को उठाया और फिर
दीवार पे चढ़ गया। वहां से मुझे कन्हैया भैया का कमरा साफ नजर आ रहा था। खिड़की खुली थी, बत्ती भी जल रही थी। अंदर कन्हैया भैया के साथ सुंदरी भी थी। वो दोनों मीना दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भैया ने मीना दीदी को पलंग पर ढकेल दिया। फिर कन्हैया भैया ने तकिया उठाया और मीना दीदी के मुंह पर रख दिया। फिर सुंदरी ने भी तकिया पर जोर लगाना शुरू किया। काफी देर तक उन दोनों ने तकिया दबाया रखा। फिर मीना दीदी ने छटपटाना बंद कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाया और सोने को कहा। अनिल बेटा, तुम जहां से ये सब कुछ देख रहे थे, वहां से सुंदरी और कन्हैया की शक्ल भी देख पा रहे थे? नहीं। इसका मतलब कि तुमने सिर्फ उनकी पीठ देखी? जी। योर ऑनर, इस हादसे को 1-1.5 साल गुजर चुका है। क्या हम एक 11 साल के बच्चे की याददाश्त को एविडेंस मान सकते हैं? गवाहों के बयानात और बाकी सबूतों से सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय 1 महीने के अंदर सुना दिया। मीना की मौत का राज अनिल की गवाही से खुल गया था। कन्हैया को मीना की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन कन्हैया ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कन्हैया के पास मीना को कत्ल करने का कोई खास मकसद नहीं था। अनिल की गवाही को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो मीना की मौत से करीब 1 साल बाद हुई थी और जहां से उसने इस घटना को देखा था, वहां से वो किसी का चेहरा नहीं देख पाया था। जज ने यह भी कहा कि मीना की मौत रहस्य के घेर में रहेगी और शायद मीना की हत्या ही की गई हो। लेकिन कन्हैया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया गया। तब तक वो 2 साल जेल में काट चुका था। कन्हैया ने अपने रिहा होने के 2 महीने बाद ही एक गांव की लड़की से शादी कर ली। आज भी वो कपड़ों का व्यापार चला रहा है, अलबत्ता उसने पुरानी दिल्ली छोड़ दी है। सुंदरी कभी दोबारा नहीं मिली। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता है। मीना की आकस्मिक मौत के धक्के से नीरू ने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 4 साल बाद उसकी शादी हो गई। मीना की मां कभी भी अपनी व्हील चेयर से नहीं उठ पाई। 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। डॉक्टर लाल अब भी दिल्ली में ही रहते हैं। आज 30 साल बाद भी वो अपनी बेटी की हत्या का केस रीओपन करवाने को तैयार हैं।